हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक गौतम। ये हमारी 28th क्लास है। इससे पहले 27 क्लासेस हो चुकी हैं। ये क्लास थोड़ी सी छोटी होगी रिस्पेक्टिवली जो क्लासेस हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंटेंट भी कम है और मैं इस पोर्शन को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए ये क्लास एक्स्ट्रा मैंने ऐड की है। तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बस थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया में कुछ और स्टेट्स जिनके बारे में जानना ज़रूरी है आगे की इतिहास जानने से पहले। बेसिकली इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाता है। इसमें चौहान जो डायनेस्टी है उसके बारे में ही बस बता दिया जाता है कि एक तराइन का जो युद्ध हुए दो, उनके बारे में बताते हैं। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं बताया जाता है, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इंक्लूड करते हैं ताकि जो सीक्वेंस है वो बना रहे। ठीक है, तो अगर आप हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सिर्फ नंबर लाने के लिए, तो हो सकता है आपको ये क्लास थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा जानने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप इस क्लास में एंजॉय करेंगे, ये डेफिनेट सी बात है। हम बात करेंगे आज इंडिपेंडेंट कुछ डायनेस्टीज जो नॉर्थ इंडिया में थी उस टाइम पर, जिनका इम्पैक्ट हिस्ट्री पे थोड़ा बहुत रहा है, कुछ ना कुछ बड़ा इम्पैक्ट रहा है, उनके बारे में देखेंगे। इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज है मतलब उत्तर भारत में कुछ राजवंश थे ऐसे। इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज कहना भी थोड़ा सा गलत हो जाएगा। इंडिपेंडेंस तो बहुत सारी छोटे छोटे प्रांतीय जिनको बोलते हैं, और प्रांतीय डायनेस्टी थी जिनके बारे में हम लोग बात ही नहीं करते हैं, जैसे कि जौनपुर की थी और बहुत सारी थी, बंगाल में 2-3 थी। तो इन सब के बारे में तो खैर हम बात नहीं करते हैं क्योंकि इनसे क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अलावा जिन्होंने कोणार्क टेम्पल बनवाया, आप सभी को पता होगा, नरसिंह फर्स्ट थे। तो वो किस वंश के थे? वो आपका जो गंगवंशी नाम लिखा जाता है, ठीक है, गंगवंशी। तो जो गंगवंशी उनका वंश था उससे बिलोंग करते थे। तो इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा हम तो नॉर्थ इंडिया की जो 1-2 डायनेस्टीज़ हैं उनके बारे में हम छोटा मोटा ज्ञान लेंगे। आज संडे है, आप लोग एंजॉय करिए, लेकिन जो है पीछे क्लासेस जो कराई गई हैं उनको आप रिवाइज करिए। आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी छोटी होगी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, द होल इंडिया वॉज ऑलमोस्ट यूनाइटेड एट द टाइम ऑफ गुप्ता पीरियड। ये आप सभी को पता ही है, गुप्ता पीरियड के टाइम पर इंडिया जो है पूरा जो इंडिया है वो एक तरीके से यूनाइटेड था। अगर आप इंडिया का रफली मैप बनाएंगे तो इस मैप में ये जो पोर्शन मैंने ऐड किया है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, जो उस टाइम पर नहीं हुआ करता था। तो अगर इसमें आप देखेंगे तो गुप्ताज के टाइम पर क्या था, ये पूरा का पूरा जो ऊपर का किंगडम है ये नीचे तक ऐसे फैला हुआ है, ऐसे पूरा का पूरा था, जिन पे पूरा कब्जा किसका था? गुप्ताओं का था। ठीक है, साउथ के कुछ स्टेट्स छोड़कर, साउथ के कुछ जगहों पर छोड़कर बाकी पूरा इंडिया जो था यूनाइटेड कर रखा था गुप्ता काल में। जितने भी उनके अच्छे राजा रहे, जैसे समुद्रगुप्त हुए, कुमारगुप्त तक, लगभग कुमारगुप्त तक तो पूरा एक साथ था, उसके बाद बिखरना शुरू हो गया था। तो हुआ क्या, पहले तो वहाँ पर बिखरा, उसके बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन आए लगभग आपके 6वीं शताब्दी के आसपास, ठीक है, 600 ईस्वी के आसपास। अब हर्षवर्धन ने एक बार फिर से इसको यूनाइट करने की कोशिश की, और हर्षवर्धन का जो एरिया था, जो हर्षवर्धन ने यूनाइट किया हुआ था, वो लगभग पूरा नॉर्थ इंडिया था। ठीक है, ऐसे था, ऐसे लंबा लंबा था। ठीक है, ज़्यादा साउथ में नहीं जा पाए थे, साउथ में गए लेकिन पुलकेशिन से हार के वापस आ गए थे। तो इनका जो एरिया था वो पूरा बिलोंग करता था आपका स्पेशली नॉर्थ इंडिया से। लेकिन जब हर्षवर्धन का टाइम खत्म हुआ, जब हर्षवर्धन का जो वंश था, जिसको बोलते हैं वर्धन वंश बोलते हैं या पुष्यभूति वंश बोलते हैं, जब उनका पतन हो गया तो उनके पतन के बाद जो है यहाँ पर इंडिया में छोटे छोटे स्टेट्स बन गए। उनके बारे में बात करेंगे हम। छोटे छोटे स्टेट्स बने, कुछ प्रभुत्व क्या कहते हैं, कुछ दमदार स्टेट्स बने जिनको बोलते हैं पावरफुल स्टेट्स बने। जो साउथ के राष्ट्रकूट थे वो इंडिया के नॉर्थ पोर्शन पे इन्वेट करना शुरू कर चुके थे। इंडिया मतलब साउथ से निकल के नॉर्थ पर आना शुरू कर दिए थे, और वहाँ पर एक बहुत स्ट्रेटजिकल पॉइंट हो गई थी कन्नौज और बनारस की। ठीक है, यूपी में जो फिलहाल पड़ता है कन्नौज और बनारस, इन दोनों के लिए काफ़ी युद्ध हुआ। इधर बंगाल से युद्ध हो रहा था और इधर गुजरात में प्रतिहार थे और नीचे से राष्ट्रकूट थे। तो इनका जो एक युद्ध था, एक अलग तरीके का युद्ध चल रहा था, जिसमें सभी के सभी शामिल थे। तो उन्हीं सब डायनेस्टीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, अगेन कंप्लीट नॉर्थ इंडिया वॉज यूनाइटेड एट द टाइम ऑफ हर्षवर्धन। एटलीस्ट पूरा नॉर्थ इंडिया जो था वो आपका यूनाइटेड था हर्षवर्धन के टाइम पर। लेकिन आगे क्या हुआ, बट आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन मेनी न्यू डायनेस्टीज इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की बहुत सारी डायनेस्टीज जो थी वो इमर्ज हो गई। इमर्ज मतलब होता है उठ खड़ी होना, एक तरीके से कहीं से उठना, मतलब जो जिसको पहले लोग नहीं जानते थे एकदम से जो है सामने आ जाना किसी चीज़ के, तो उसको बोलते हैं इमर्ज होना। तो वो चीज़ हुई यहाँ पर, और यहाँ पर बहुत सारी डायनेस्टीज आई, जिसमें मेन जो डायनेस्टीज थी मैंने आपको बताया। अभी मैं एक इसके बारे में बात करेंगे आगे चल के। नेक्स्ट पॉइंट जो है गुर्जर प्रतिहार जो ये थे, ये गुजरात के थे। और उसके बाद पाल डायनेस्टी, ये वेस्ट बंगाल की थी। राष्ट्रकूट्स के बारे में आप जानते हैं, साउथ इंडिया में महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनकी डायनेस्टी पूरी फैली हुई थी। ठीक है, तो ये सभी जो थे, दीज आर फ्यू मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज अब वर एस्टेब्लिश्ड आफ्टर हर्षवर्धन।
हर्षवर्धन की डेथ के बाद क्या हुआ, ये कुछ जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ थीं ये निकलकर सामने आई। और फिर हुआ क्या, अब आप मैप में देखिए, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ। राष्ट्रकूट जो थे वो डेक्कन प्लेटू लगभग मतलब नीचे का जो एरिया था जिसमें महाभारत, कर्नाटक, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सभी एरियाज थे। गुजरात के प्रतिहार इस साइड से पूरे फैले हुए थे, और उधर वेस्ट बंगाल से जो है पाल डायनेस्टी। इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में क्या हुआ, दीज थ्री पावर्स ऑल्सो टुक पार्ट इन ट्राईपार्टियल स्ट्रगल फॉर कन्नौज। ये जो कन्नौज एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट हो गई थी, जो कन्नौज एक कैपिटल थी किसकी, कन्नौज क्यों बोला जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि लड़ाई यहाँ पर सिर्फ चल रही थी इस सेंटर वाले पोर्शन के लिए, और सिर्फ कन्नौज ही क्यों बोला जा रहा है उसके लिए, क्योंकि कन्नौज कैपिटल थी किसकी, हर्षवर्धन की कैपिटल हुआ करती थी ये। इस वजह से बोला जा रहा है कि जो ये लड़ाई थी ये पूरी कन्नौज पे कब्जा करने के लिए थी, और ये लड़ाई कंटिन्यू अगले 200 सालों तक चली है। ठीक है, कंटिन्यू अगले 200 वर्षों तक जो है ये लड़ाई चलती रही है। इसमें तीनों राजा जो हैं शामिल थे। सबसे पहले देखा जाए तो प्रतिहारों ने आक्रमण किया। इन हर्षवर्धन के एक्सपायर होने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक छोटे जो मतलब कोई ऐसे मामूली से जो राजा होते थे, जो प्रांतीय राजा होते थे, उसने जो है कन्नौज पर राज करना शुरू कर दिया था। तो क्या किया, गुर्जर और प्रतिहार जो है ये डायनेस्टी है, इसने पहले आक्रमण किया कन्नौज पर और उस राजा को हरा दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फिर क्या हुआ, उस राजा को तो हरा दिया, लेकिन तब तक जो है वेस्ट बंगाल के साइड से पाल डायनेस्टी का जो राजा था धर्मपाल, ठीक है, धर्मपाल, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे आप, धर्मपाल ने आक्रमण किया। प्रतिहार डायनेस्टी के राजा की अगर बात की जाए तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था वत्सराज। प्रतिहार डायनेस्टी का वत्सराज था। और इधर साउथ से जब ये धर्मपाल आक्रमण कर देगा, ये धर्मपाल को हरा देता है। धर्मपाल से को हराने के बाद इसको लड़ना पड़ता है ध्रुव के साथ। ध्रुव जो कि एक राष्ट्रकूट राजा था, जो साउथ इंडिया से आया हुआ था, राष्ट्रकूट राजा था, डेक्कन पे जिसका राज था। तो फिर इसका हुआ सामना किसके, ध्रुव से, और ध्रुव इसको हरा दिया। तो यहाँ पर जीता पहले राउंड में ध्रुव। उसके बाद जो है ध्रुव क्योंकि साउथ इंडिया से आए हुए थे तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये नहीं बिता सकते थे कन्नौज में, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम तक कन्नौज में नहीं रह पाए। और जब जैसे ये कन्नौज से जाके अपने वापस चले गए, अपनी कैपिटल चले गए, तो जब ये वापस साउथ चले गए तब क्या हुआ, यहाँ वापस से जो है इन लोगों ने, जो प्रतिहार थे, इनने फिर से आक्रमण कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। तो इन 200 साल में जो अगर बात की जाए ओवरऑल सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रखने की, तो वो जो था वो गुज्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, उन्हीं लोगों ने कन्नौज पर शासन किया। बीच बीच में इनके बीच जो है युद्ध चलते रहे। धर्मपाल के बाद इसके आने वाले जो दूसरे शासक थे वो उन्होंने आक्रमण किया। ऐसे ही सिमिलरली ध्रुव के बाद जो शासक जो आए आपके राष्ट्रकूट डायनेस्टी में, उन्होंने शासन किया, उन्होंने बार बार आक्रमण किए। तो ये जो युद्ध है ये कंटिन्यू चलता रहा था, रुका नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और डायनेस्टीज़ के बारे में। सम अदर डायनेस्टीज आर एज फॉलोज। सबसे पहले जो है जो आपकी है गुज्जर प्रतिहार। और ये गुज्जर प्रतिहार कहाँ की थी, गुज्जर प्रतिहार जो है ये गुजरात की एक तरीके से वंश था। गुजरात में इसका कैपिटल थी। गुजरात से इन्होंने शासन स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जो है नॉर्थ इंडिया में फैलते चले गए। सबसे पहले जो वहाँ पर कन्नौज पर शासन करना शुरू किया, वो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर आए जिन्होंने कन्नौज पर शासन किया वो थे गहड़वाल वंश। ये बाद में आए हैं, जब ये स्ट्रगल जो ट्राई स्ट्रगल था ये लगभग एक तरीके से समाप्त हो चुका था। ठीक है, इसके बाद चौहान डायनेस्टी जो थे दिल्ली में, चौहान डायनेस्टी दिल्ली और अजमेर, दिल्ली प्लस अजमेर पे इनका शासन था। और जो कैपिटल थी वो दिल्ली थी। और पिथौरागढ़ जो दिल्ली में है वहाँ पर इनकी कैपिटल थी। वहाँ के जो किला है वहाँ पर ये रहा करते थे। इसके बाद बात करेंगे पाल डायनेस्टी की। पाल डायनेस्टी वेस्ट बंगाल की है, बंगाल की है। उस टाइम वेस्ट बंगाल जैसा कुछ नहीं हुआ करता था। तो पाल डायनेस्टी बंगाल की है। बंगाल की एक और डायनेस्टी है जिसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया नहीं, लेकिन अगर आप याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। सेन डायनेस्टी जो भी है वो भी बंगाल से बिलोंग करती है। इनके क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं आएंगे। सीधे आपसे अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि ये डायनेस्टी कहाँ से बिलोंग करती है। ठीक है, उसके बाद चंदेल डायनेस्टी इन बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का साउथ और मध्य प्रदेश का जो नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है एक डायनेस्टी ने राज किया जो थी चंदेल वंश। अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश का डायग्राम कुछ करेंगे तो यहाँ कहीं कुछ इस तरीके से डायग्राम आएगा। ठीक है, ये ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये है जो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर पड़ता है, ये है सोनभद्र। तो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास यहाँ पर जो रीजन है मालवा प्लेटू में, ये जो रीजन है इसका नाम है बुंदेलखंड। ठीक है, इस रीजन को बोला जाता है बुंदेलखंड।
और ये एक तरीके से सूखा प्रभावित एरिया है। उत्तर प्रदेश में सूखा प्रभावित एरिया में सबसे ज़्यादा यहीं पर सूखा जो है, पानी की कमी सबसे ज़्यादा यहीं पर रहती है। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको इसके बारे में जानकारी थोड़ी सी और लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर किसने शासन किया? यहाँ पर शासन किया चंदेलों ने। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट जो वंश हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ चंदेलों ने शासन किया, यहाँ पर बहुत लोगों ने शासन किया है। जैसे इंडिया के और भी जितने पार्ट हैं तो उन पे ऐसा नहीं है कि हमेशा से किसी एक ही डायनेस्टी का रूल रहा है, तो वैसे ही बुंदेलखंड पे भी हमेशा से ही सिर्फ चंदेलों का ही रूल नहीं रहा, लेकिन जो कुछ एक फेमस रहे वो चंदेल थे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा। मालवा कहाँ पर है? मालवा मैंने अभी आपको जो बुंदेलखंड बताया है, बुंदेलखंड अगर आपने देखा, ये बुंदेलखंड के जस्ट नॉर्थ वेस्ट में यहीं पे जो है ये पोर्शन पड़ता है, ये मालवा का है। अब इसमें एग्जैक्टली सेग्रीगेट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मालवा प्लेटू का ही कुछ पोर्शन बुंदेलखंड में भी आता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का कुछ पोर्शन मालवा में भी आता है। तो जो यहीं पर थे, यहाँ पर थे परमार। बुंदेलखंड में याद रखिएगा आप चंदेल, और वहाँ पर मालवा में परमार। तो ये कुछ डायनेस्टीज के नाम बता रहा हूँ, बस नाम भर याद रख लीजिए, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। इन द मिडल ऑफ 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के बीच में, लगभग जो आपकी 1150 या 51 के टाइम पर बात कर लीजिए तो 12वीं शताब्दी होगी। तो वो मिडिल जो है, मतलब 12वीं शताब्दी के मिडिल में क्या हुआ, गढ़वाल लूजेस कंट्रोल ओवर दिल्ली एंड इट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ चौहान। गढ़वाल वंश जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया, ये कन्नौज पे इनका शासन था, और कन्नौज पर ये लोग राज कर रहे थे। तो कन्नौज पर ये लोग राज कर रहे थे और इनके राज में जो है दिल्ली प्रांत एक प्रांत था, दिल्ली एक प्रांत था जिस पर इन्होंने कंट्रोल अपना खो दिया, और दिल्ली चला गया किसके अंडर में? दिल्ली चला गया चौहान के अंडर में। ठीक है, चौहान वही चौहान है जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ, और जिन्होंने हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो लड़ाई है, तराइन की जो युद्ध हुए उनको लड़ा, और वो हिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज थर्ड बोल लीजिए, इनको पृथ्वीराज थर्ड था इनका नाम, लेकिन फेमस जो नाम है वो पृथ्वीराज चौहान के नाम से फेमस है पूरे इंडिया में, और हिस्ट्री में सिर्फ पृथ्वीराज चौहान ही इनको बोला जाता है। वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ गढ़वाल डायनेस्टीज किंग जयचंद्र। जयचंद्र का नाम आपने सुना होगा, हिस्ट्री में सबसे बड़े क्या कहते हैं धोखेबाजों में से एक इनका नाम लिया जाता है। कहाँ तक सच्चाई है उसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ। जयचंद, मीर जाफर, ये सब जो है हिस्ट्री के बहुत बड़े धोखेबाजों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, रीज़न क्या था इनका वो अभी आपको आगे धीरे धीरे मालूम चल जाएगा। गढ़वाल डायनेस्टी जो कि कन्नौज में शासन कर रही थी, अब गढ़वाल डायनेस्टी से ही अलग होकर दिल्ली में जो है चौहानों ने शासन करना शुरू कर दिया। तो ये जो राइवलरी थी ये पहले से चली आ रही थी। फिर जो है उस पर मतलब ये शासन शुरू हो गया आपका 1151 में। ठीक है, 1151 से मतलब 51 या 53 एग्जैक्टली मान लीजिए, 51-53 इस टाइम पर जो है दिल्ली कंट्रोल में आ गई चौहानों के, और शासन जो है करते चले जा रहे थे चौहान। और 1178 में, ठीक है, 1178 में जो है स्टार्ट हुआ शासन किसका? पृथ्वीराज थर्ड का। पृथ्वीराज थर्ड ने टेक ओवर किया 1178 में। 1178 में जब पृथ्वीराज चौहान बने उसके बाद ये शासन किए कब तक? ये शासन किए 1192 तक, जब तक कि बैटल ऑफ तराइन की सेकेंड जो है बैटल नहीं हो गई थी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का क्या हुआ था, इसमें एक थोड़ी सी एक लव स्टोरी का एक पोर्शन है इनका संयोगिता के साथ, जो कि लड़की थी किसकी? जयचंद्र की। जयचंद्र की डॉटर थी संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान किडनैप्ड संयोगिता, डॉटर ऑफ जयचंद्र। इन्होंने किडनैप क्यों किया, इसके पीछे जैसे उनकी एक मतलब एक ऑटोबायोग्राफी जो है, जो लिखी बायोग्राफी है जो लिखी इनके कवि ने, जिनका नाम था चंद्रवरदाई, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता रखा है। तो चंद्रवरदाई की अगर उस बुक के हिसाब से बोला जाए तो क्या किया था इन्होंने किडनैप किया था, लेकिन ऐसा माना जाता था, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने संयोगिता से परमिशन ली थी, संयोगिता की परमिशन के साथ उसको किडनैप किया था। मतलब ये था कि संयोगिता का स्वयंवर कराया जा रहा था, जिसमें सबसे पहली बात कि पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं गया था। ठीक है, पृथ्वी जो है उसमें पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया था, ये इनवाइटेड नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, बस ये ज़बरदस्ती चोरी छुपे गए, अंदर घुस गए और संयोगिता को वहाँ से किडनैप करके ले आए। तो जयचंद का जो एक तरीके से जयचंद की अगर राइवलरी की बात की जाए तो वो तो पहले से ही चली आ रही थी। ठीक है, जयचंद की राइवलरी चौहानों से पहले से ही थी, और इस इंसिडेंट के बाद जो है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। फिर क्या हुआ, फिर ऐसा माना जाता है कि नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है, सम हिस्टोरियंस बिलीव दैट जयचंद कॉल्ड मोहम्मद गौरी टू अटैक पृथ्वीराज। ऐसा कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि जयचंद ने खुद जो है वो बुलाया था किसको, मतलब मोहम्मद गौरी को बुलाया था पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करने के लिए। तो अगर हिस्ट्री के इम्पैक्ट के हिसाब से देखा जाए
तो ये जो इंस्टेंट था, ये जो एक ऐसी एक घटना हुई, ये इंस्टेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो कि हुई 1192 में, वॉज अ डिसाइडर बैटल बिटवीन एनी इंडियन रूलर टू अ फॉरेन इन्वेडर एंड इट ऑल्सो मेक अ वे फॉर मुस्लिम रूल इन इंडिया। इससे पहले जितने मुस्लिम रूलर्स आए इंडिया में, मोहम्मद बिन कासिम आया, वो जीता, लेकिन उन सभी ने कोई स्टेबल जो है वो राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। कोई ऐसा स्टेट ऐसे नहीं स्थापित किया था जो कि बहुत स्टेबल हो और आगे तक हमेशा हमेशा के लिए चलता रहा हो। लेकिन जो मोहम्मद गौरी ने किया वो ऐसा था कि मोहम्मद गौरी आया ही था शासन करने के हिसाब से, तो मोहम्मद गौरी ने जो काम किया, उसने क्या किया, उसने पूरी तरीके से जो है इंडिया में मुस्लिम शासन को एक स्टेबलाइज कर दिया। दिल्ली सल्तनत पे जो है मुस्लिम शासन को स्टेबलाइज करके चला गया, ठीक है। लेटर इन 1194 AD मोहम्मद गौरी अटैक्ड कन्नौज एंड डिफीटेड जयचंद एज वेल। अगर ऐसा हुआ था कि जयचंद ने इनको बुलाया था, तो उसने क्या किया, मोहम्मद गौरी को अगर जयचंद ने बुलाया था तो जयचंद को उसने छोड़ा नहीं मोहम्मद गौरी ने, फिर जयचंद पर भी आक्रमण किया और उसको भी जो है डिफीट कर दिया, उसको भी हरा दिया। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो बैटल थी पानीपत की, जो आपकी तराइन की सेकंड बैटल थी, ये इंडिया की हिस्ट्री में इम्पैक्ट इसीलिए रखती है क्योंकि इसने काफ़ी हद तक जो है हिस्ट्री को चेंज कर दिया। क्योंकि हर्षवर्धन के टाइम के बाद भारत में चल क्या रहा था, भारत में अधिकतर अगर देखा जाए तो भारत में राजपूतों का एक तरीके से फिर से उदय हुआ था। राजपूतों का शासन चल रहा था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वंश जो है वो शासन कर रहे थे। जो मैंने अभी आपको बताया प्रतिहार गुर्जर वंश, वो भी जो है राजपूतों के ही वंश, मतलब फैमिली से आप कह लीजिए उन्हीं की जो एक तरीके से वंश है उससे बिलोंग करते हैं कहीं ना कहीं। लेकिन जो वो यूनिटी थी वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुई और उस यूनिटी के ब्रेक होने की वजह से एक फॉरेन इन्वेडर जो है पूरी तरीके से फिर इंडिया पर उसने कब्जा कर लिया। और उसके बाद जो है आगे आने वाले जो शासक थे उन लोगों ने उस जो सत्ता दी मोहम्मद गौरी ने, उसको काफ़ी अच्छे से संभाल के रखा, ठीक है। उसको जो है आपको 1200 के आसपास 1206 में मिल जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 1206 से ये कंटिन्यू आपकी 1526 तक चलेगी, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत का जो पूरा पीरियड चला ये इसी की देन थी। और उसके बाद जो है फिर से बाबर का आक्रमण हुआ, जो खुद फिर से एक फॉरेन इन्वेडर था। तो फिर तो जो हिस्ट्री है वो आपको काफ़ी हद तक आप लोग उनसे मतलब वाकिफ़ रहे होंगे। नेक्स्ट बात की जाए अगर चंदवर दाई वॉज द स्टेट पोएट ऑफ पृथ्वीराज थर्ड का जो स्टेट पोएट था वो चंदवर दाई था। एंड ही रोट पृथ्वीराज रासो जो है वो क्या है, एक बायोग्राफी है किसकी, पृथ्वीराज चौहान की। उसके टाइम पर क्या हुआ, कैसे चीज़ें का जो भी चीज़ें थी वो कैसे हो रही थी वहाँ पर, क्या सिचुएशन थी, उन सब के बारे में इसने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। इस बुक के बारे में क्या लिखा है, विच इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इपिक इन हिंदी लैंग्वेज। ये ऐसा माना जाता है कि हिंदी लैंग्वेज में लिखी जाने वाला पहला महाकाव्य था। अगर महाकाव्य की बात की जाए तो हिंदी लैंग्वेज में लिखे जाने वाला पहला महाकाव्य था, क्योंकि इससे पहले की जो भी जैसे कालिदास ने जो लिखा और जितनी भी राजतरंगिणी वो सब कुछ लिखी गई थी वो किसी ना किसी अलग लैंग्वेज में थी, या तो पाली में थी या संस्कृत में थी या किसी और अफगानी राइटर ने लिखा तो वो अफगानी में लिखी या किसी और लैंग्वेज में लिखी। हिंदी में लिखे जाने वाला सबसे पहला जो महाकाव्य है वो माना जाता है आपका पृथ्वीराज रासो, जो कि लिखा चंदवर दाई ने, और ये स्टेट पोएट था पृथ्वीराज थर्ड का, ठीक है। तो ये तो कहानी थी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान की, जिसमें एक फैक्टर है कि इस एक इंस्टेंट ने पूरी हिस्ट्री को मतलब एक तरीके से मैनिपुलेट कर दिया, पूरी हिस्ट्री को चेंज करने का काम किया है। क्योंकि इसने जो है इंडिया की हिस्ट्री को कहीं ना कहीं आगे आने वाली 600-700 सालों की हिस्ट्री को काफ़ी हद तक बदल दिया। अगर ऐसा ना हुआ होता, मुस्लिम इन्वेडर्स ना आए होते तो क्या होता, फिर कोई अफगानी जो है अटैक करता ना करता, कभी एकजुट होती इंडिया नहीं होती, वो सब अलग चीज़ें हैं। मैं उन सब के बारे में कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि वो पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं इस एक इम्पैक्ट ने जो है हिस्ट्री चेंज जरूर की है। तो अगर इस लेक्चर से क्वेश्चन पूछा जाने का कहीं चांस बनता है तो इस पूरी स्लाइड से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बैटल ऑफ तराइन हुई कब, बैटल में कौन जीता, इससे पहले कब जो है मतलब कब अटैक किया था इसने, तो 91 में जो है इससे पहले अटैक किया था, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट हुई थी। और उससे पहले भी अगर बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि इसने सबसे पहले 91 में ही अटैक किया, इससे पहले भी अटैक किया था जब हार चुका था, तो उसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं आता है, चलो उसको उतना मत याद रखिए। लेकिन बैटल ऑफ तराइन की दोनों जो लड़ाइयाँ थी उनके बारे में आपको याद रहना जरूरी है, ठीक है। और दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जयचंद का जो डायनेस्टी थी उसका नाम क्या था, ये भी पूछा जा सकता है कि जयचंद की डायनेस्टी का नाम क्या था, वो कहाँ के रूलर थे। तो जयचंद जो है गढ़वाल डायनेस्टी के थे और वो कन्नौज जो है उनकी कैपिटल हुआ करती थी। और दिल्ली का जो मतलब चौहान वंश था उस पर दिल्ली और अजमेर जो दो प्रांत थे, दोनों प्रांतों के शासक थे ये चौहान।
ठीक, तो इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम थोड़ी जानकारी देख लेते हैं पाल डायनेस्टी के बारे में, जो कि आपकी बंगाल की थी। ठीक है, पाल डायनेस्टी के बारे में थोड़ी जानकारी ये देख लेंगे कि ऑल द पाल डायनेस्टी रूलर वर द फॉलोअर ऑफ बौद्धिज्म। पाल डायनेस्टी के जितने भी रूलर थे सभी के सभी बौद्धिज्म के फॉलोअर थे। पाल डायनेस्टी में आपका जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट नाम है वो है धर्मपाल, जिसने कि आपका जो एक वो चल रहा था त्रिपक्षीय जो संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए, उसमें काफ़ी हद तक बढ़ चढ़ के इसने हाथ लिया, मतलब अपना हाथ, इसका हाथ था और इसने काफ़ी बार जो है अटैक भी किया और जीता भी था। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है कि धर्मपाल बिल्ड अ फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन भागलपुर बिहार। भागलपुर बिहार में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाया गया है, ये किसने बनवाया था? ये पाल डायनेस्टी का जो रूलर था, इसका नाम था धर्मपाल। तो ये बनवाया था धर्मपाल ने। और इसके अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पहले से चली आ रही थी, उसके लिए क्या किया था, एंड ऑल्सो डोनेटेड 200 विलेज 200 जो विलेज हैं, 200 गाँवों को इसने क्या किया था, नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए दान कर दिया था। मतलब उन 200 गाँव से जो भी मतलब जैसे कर था, जो भी था, जो चीज़ें होती थी, वो सब नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए होती थी। तो उनसे जो है नालंदा यूनिवर्सिटी को इकोनॉमिकली और मोरली दोनों सपोर्ट मिले। तो आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा नहीं था मुझे डिस्कस करने के लिए, काफ़ी कम चीज़ें लेकर मैं आया हुआ था, तो वो लगभग यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है। नॉर्थ की कुछ चीज़ों में छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए बता दिया। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि और जो मतलब राजवंश थे, ऐसे नहीं है कि पूरे राजवंश कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे राजवंशों ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगहों पर शासन किया है, तो अब उनके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और उतना ज़्यादा शायद इंपॉर्टेंट भी नहीं है हिस्ट्री में इम्पैक्ट के हिसाब से। अब हम बात करेंगे हमारे कल की दी हुई क्विज के बारे में। कल की क्विज का पहला क्वेश्चन क्या था, इन विच ईयर एंड बाय हुम हड़प्पा सिटी चहुदड़ो वॉज एग्जीक्यूटेड। तो चहुदड़ो किसके द्वारा जो है खोजा गया था और कब खोजा गया था? तो इसका सही आंसर क्या है, एमजी मजूमदार इन 1931। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में क्या खोजा, ये सबसे पहला सिटी था जो खोजा गया, वो था हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा। और उसके बाद आरडी बनर्जी ने 1922 में क्या खोजा, तो इसका नाम था मोहनजोदाड़ो। ठीक, और इसके बाद अगर बात करें तो थर्ड ऑप्शन का इससे कोई खास लेना देना है नहीं। फोर्थ ऑप्शन इसका जो है वो सही है। एमजी मजूमदार जो है उन्होंने 1931 में जो है आपकी खोज की थी चहुदड़ो की, जो कि एक पाकिस्तान में सिटी है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, जितने भी एंशिएंट सिटी सबसे पहले शुरुआत में खोजे गए थे वो सभी के सभी फिलहाल पाकिस्तान में, जो शुरुआत में खोजे गए थे। उसके बाद फिर इंडिया में जब खोज होनी ज़्यादा शुरू हुई तो गुजरात में काफ़ी लोथल है, रंगपुर है, और भी बहुत सारे जो मोनूमेंट्स थे, बहुत सारे अवशेष जो थे वो गुजरात से सबसे ज़्यादा मिले थे। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अवशेष इंडिया में कहाँ से मिले, सबसे ज़्यादा साक्ष्य जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के कहाँ से मिले, तो आप उसका आंसर करेंगे गुजरात। ठीक है, गुजरात से सबसे ज़्यादा मिले। बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू विच एज हड़प्पन कल्चर बिलोंग। इस क्वेश्चन का आंसर भी काफ़ी लोगों ने सही दिया है। हाँ, जो मैंने क्वेश्चन क्विज पूछी है उसके आंसर काफ़ी लोग हैं जो सही देते हैं और कुछ लोग हैं जो कंटिन्यू देते हैं, जैसे कि दीक्षा नागर जी हैं, वो कंटिन्यू क्लास देती हैं, रोहित कुमार हैं, वो कंटिन्यू आंसर जो है क्वेश्चंस के आंसर किया करते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं। एक अभिषेक जी हैं, वो भी कंटिन्यू करते हैं आंसर्स को, मतलब कंटिन्यू क्विज के जो आंसर हैं उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करते हैं। तो उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चीज़ें देख रहे हैं और एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की वजह से ही सही थोड़ा सा मोटिवेशन बना हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए अगर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रॉन्ज एज। न्यूलिथिक एज के अंदर जो ब्रॉन्ज एज है वो इसका टाइम रहा है जब हड़प्पन कल्चर जो था, या फिर कह लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो इंडिया में मतलब था, और उस टाइम पर इन्होंने पूरी जो सभ्यता थी इस टाइम पर मतलब इस वाले एज में जो है फली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की कौन कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक है, टाउन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, या ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि टाउन प्लानिंग इनकी बहुत अच्छी थी, इनमें बहुत सिस्टमेटिक तरीके से टाउन थे, और इतना सिस्टमेटिक तरीके के टाउन उस टाइम पर पॉसिबल नहीं हुआ करते थे, ऐसा माना जाता था, क्योंकि वैदिक सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं देखा गया था। वैदिक सभ्यता जो थी, वैदिक सभ्यता की अगर बात की जाए तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, वहाँ लोग गाँव में रहते थे, खेती करते थे, खेती ये भी करते थे ऐसा नहीं है, लेकिन जो वैदिक सभ्यता थी वो छोटे छोटे गाँव में रहते थे, शहरों में नहीं रहते थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला टाइम था वो लोग टाउन्स में रहा करते थे, छोटे छोटे टाउन्स थे और बड़े बड़े शहर भी थे।
तो वो गाँव में ना होकर वो टाउन में थे, एक शहरी व्यवस्था थी ये। और यहाँ पर टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी और ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम में ऐसा था कि पैरेलल जो आपकी जो नहरें होती हैं वो मतलब ऐसे ही जाती थी। पैरेलली है, अगर कहीं पर ढलान है तो वो सीधे 90 के एंगल पे मुड़ के फिर सीधे नीचे होती थी, फिर उसके बाद ऐसे। तो जो सिस्टम था ड्रेनेज का वो काफ़ी अच्छा था। अगर इसी हिसाब से अगर देखा जाए रोडों के बारे में, तो इनकी रोडें भी जो थी वो हमेशा एक दूसरे को 90 के एंगल पे काटती थी। ठीक है, ऐसे रोडें हुआ करती थी जैसे मैं बना रहा हूँ। अगर ये रोड है तो इतने में घर बने होंगे ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ घर बने होंगे। रोडें जो है एक दूसरे को 90 के एंगल पे काटती थी। मतलब पूरा जो रोडों का सिस्टम था और घर जो टाउन की प्लानिंग थी वो दोनों अच्छी थी। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा था। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच मेटल वर मोस्टली यूज टू मेक द टूल्स एंड वेपन्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। पूछा जा रहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कौन सी ऐसी मेटल थी, कौन सी ऐसी धातु थी जिसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता था टूल्स, मतलब जो है एक तरीके से औजार और हथियार बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन में आपके आयरन एंड सिल्वर, जो कि नहीं है क्योंकि आयरन तो इन लोगों को आयरन के बारे में पता भी नहीं था। गोल्ड के हथियार कभी नहीं बनाए गए। कॉपर और ब्रोंज के जो है हथियार बनाए जाते थे इनके टाइम पर। हथियार और जितने भी जो औजार बनाते थे वो सभी के सभी कॉपर और ब्रोंज के बनाए जाते थे। काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी क्विज का, इसमें पूछा क्या गया है, विच मेटल वॉज नॉट नोन टू द हड़प्पन पीपल, कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनसे वो कौन सी मेटल के बारे में नहीं जानते थे, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर या आयरन। तो मैंने अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि आयरन के बारे में ये लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। आयरन के बारे में इन लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं थी। तो ये तो थे आंसर्स पिछली क्विज के जो मैंने कल पूछी थी, और आज की क्विज देख लेते हैं। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जिन लोगों ने कमेंट कंटिन्यू किए हुए हैं, उनको लगता है क्रेडिट मिलना चाहिए थोड़ा सा, मैं उनके नाम जरूर दिखाना चाहूँगा। तो इसमें सबसे पहले कमेंट जो किया वो दीक्षा नागर जी का है। लगभग सभी के सभी इनके आंसर जो हैं वो सही हैं। ब्रॉन्ज एज, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, सभी के सभी इनके आंसर सही हैं। साथ में थैंक यू बोला गया है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोस को देखने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। इसके बाद गौरव बहुगुणा जी ने आंसर किया है, उन्होंने भी सभी आंसर जो हैं वो सही लिखे हुए हैं। इसके बाद अभिषेक कुमार जी ने आंसर किया है, वो भी सही है, और देवेंद्र शर्मा जी ने भी सही आंसर्स दिए हुए हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं। तो आज हम बात करते हैं आज के कुछ के क्वेश्चंस के। तो आज के क्वेश्चन के 3 जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने खुद ही अभी भी लिखे हुए हैं, और ये जो क्वेश्चन हैं सभी के सभी इलेक्शन से रिलेटेड हैं। इलेक्शन आने वाला है, सभी लोगों को जो है अलग अलग आपके अगर शहरों में हैं तो आपके साथ में वो क्या कहते हैं वो ऐड भी आ रहा होगा कि करना है मतदान, तो मतदान आप सभी लोग करिए। और इनके जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि टोटल लोकसभा सीट्स इंडिया में कितनी हैं। आपको ये बतानी है टोटल लोकसभा सीट्स कितनी हैं जिन पर इलेक्शन होता है। ठीक है, जिन पर इलेक्शन होता है वो बतानी है आपको कि जिन पे इलेक्शन होता है वो कितनी टोटल लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट जो है, थर्ड मैक्सिमम लोकसभा सीट किस स्टेट की हैं, विच स्टेट के पास जो है थर्ड मैक्सिमम लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने फर्स्ट इसलिए पे नहीं पूछा क्योंकि फर्स्ट जो है लगभग सभी को पता होता है, उत्तर प्रदेश, जिसके पास 80 सीटें हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश का इंपॉर्टेंस इलेक्शन में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव ओनली 1 MP सीट। आपको बताना है कि कितने ऐसे स्टेट हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 1 MP सीट होती है, जैसे कि सिक्किम। ठीक है, एक तो मैं बता दिया सिक्किम। आपको उनका नंबर बताना है, साथ साथ में उनके नेम भी लिखने हैं, नंबर प्लस साथ में नेम, दोनों चीज़ें आपको लिखनी है। जो क्विज मैं पूछता रहता हूँ उनमें आपको जो पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ या तो वो रिवाइज होता है या फिर आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में आपसे कुछ पूछता रहता हूँ ताकि आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा बढ़ता रहे। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही। क्लास का कंटेंट और जो तरीका पढ़ाने का वो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई सजेशन वो बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगती है आप तो लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं। बेल आइकन को हिट करें ताकि सभी लेक्चर्स जो हैं आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलता हूँ मैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।